नमस्कार। उत्पादन में वृद्धि, समान वितरण और संयमित उपभोग के पहले दो भागों में हम उत्पादन में वृद्धि और समान वितरण पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस तीसरे और अंतिम भाग में संयमित उपभोग के विषय में बात करेंगे। भारतीय संस्कृति में, समाज में हम बचपन से ही सुनते आए हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी हमने अपनी आवश्यकताओं को, वो भी मिनिमम, हमने अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से को पूरा करने से अधिक कभी कुछ मांगा ही नहीं है। हमारा काम इतने से चल जाएगा, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार का लालन पोषण हो सके, और जो कोई भी साधु यानी मेहमान मेरे घर पर आए उसकी भी मैं आवश्यक सेवा शुश्रूषा कर सकूं। इससे आगे हमने कभी इच्छा ही नहीं की है। तो भारतीय संस्कृति की ये जो अवधारणा है संयमित उपभोग की, ये सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, प्राकृतिक यानी सभी दृष्टियों से पूरे विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी है। इसी एक अवधारणा के सहारे हमारा भूत सुरक्षित एवं सुखी रहा है और आने वाली पीढ़ियां भी इसी एक कामना के चलते सुखी और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी। मनुस्मृति की नारद परिव्रजकोपनिषद के तीसरे अध्याय का 37वां मंत्र है, न जातु कामः काम्यानमुपभोगेन सम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से ज्वाला भड़कती है, ठीक उसी प्रकार लालसाओं यानी कामनाओं को तृप्त करते रहने से निरंतर नई नई लालसाएं उत्पन्न होती और भड़कती जाती हैं। यह मनुस्मृति में कहा गया है। एक बात समझ लीजिए, ग्राहक आंदोलन का मूल मंत्र यह है, मूल आधार यह है, यदि इस पर ग्राहक पंचायत तटस्थता से चल निकली तो ग्राहक आंदोलन की 100% सफलता उसके हिस्से में आनी है। मानव जीवन का सर्वाधिक कल्याण करने वाला यह मंत्र है। यानी अगर विश्व के अर्थशास्त्री यानी आर्थिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले ये समझ लें कि ग्राहक की जेब में हम चाहे जितना पैसा डालें, चाहे उसको जितना भी कर्ज लेने की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन वो अपनी जेब से पैसा निकालकर बाजार में तभी जाएगा, तभी उस पैसे को खर्च करेगा जब उसको वास्तविक आवश्यकता होगी। तो अपने आप ग्राहक का बाजार, उत्पादन, वितरण, सरकार सभी पर नियंत्रण हो जाएगा। भाई, ग्राहक को ना कहने का तो अधिकार है नहीं, ये वस्तु हमको नहीं चाहिए, हम इस वस्तु का उपभोग अभी नहीं करेंगे, हमारी इच्छाएं सीमित हैं। और इसी के सहारे भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति इसी आधार पर बनी हुई है ना। दीनदयाल जी ने कहा था कि पश्चिम के लोग चंद्रमा तक पहुंचने की योजना तो बना गए हैं, लेकिन अभी तक वो मानसिक शांति तक नहीं पहुंच पाए हैं। जब पंडित जी थे तब चंद्रमा पर जाने की योजनाएं बन गई थी, कोई पहुंचा नहीं था। इसलिए उन्होंने
चंद्रमा पर जाने की योजना, इस वाक्य का प्रयोग किया था। वास्तव में होता क्या है, उपभोगवाद में इस बात को मानकर चला जाता है कि अनियंत्रित लोभ और लालसाओं का, अनकंट्रोल्ड ग्रीड एंड डिजायर्स, अनियंत्रित लोभ और लालसाओं का निरंकुश समाधान ही वास्तव में अच्छे जीवन का सार है। यह उपभोगवाद में है कि हमने जो भी सामान देखा, यदि हमको उसका उपभोग करने को मिल गया तो हमारा जीवन सुखी है, हमारा जीवन आनंद से गुजर रहा है। यह उपभोगवाद का सार है। फ्रोम एक अर्थशास्त्री हो गए हैं, उन्होंने कहा है, उनका कहना है, उपभोगवाद में पूरे विश्व को डकार जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी पश्चिम के विचारक, दार्शनिक भी इस बात को समझने लगे हैं। इसीलिए फ्रोम कहता है कि उपभोगवाद में पूरे विश्व को डकार जाने की प्रवृत्ति होती है। ग्राहक ऐसा बच्चा होता है जो दूध की बोतल के लिए सदैव आक्रोशित होता रहता है। क्यों नहीं मिल रही दूध की बोतल? दूध की बोतल जल्दी मिले, अभी मिले, तुरंत मिले। ग्राहक को इस तरह का बच्चा फ्रोम ने बताया है। और इन बातों की सच्चाई हम अपने आसपास देख रहे हैं। बाजार में यही सब चल रहा है। अर्थव्यवस्था मनुष्य को बाजार में बिकने वाली वस्तु बना डालती है। आगे फ्रोम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मनुष्य को बाजार में बिकने वाली वस्तु बना डालती है। एक तरफ व्यक्तित्व बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो दूसरी तरफ वस्तुएं, कौशल तथा मानवीय गुणों को कोई पूछता नहीं है। मानवीय गुण, कौशल, ये सब इसके आगे कोई नहीं पूछता है। यह सब पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मित्रों, भौतिकवाद ने लोगों को आत्म केंद्रित बनाकर सभी अच्छाइयों से विमुख कर दिया है। हम धीरे धीरे जितनी भी अच्छाइयां हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। वो भी इसी भौतिकवाद के कारण है। हमें आर्थिक समानता के लिए सभी वर्गों के लोगों से ईमानदारी, नेक नियति, कुशल, प्रतिस्पर्धी कर्मठता तथा आदर्शों को पालन करने की आशा है। यदि लोग धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते तो उनमें राष्ट्रीय चरित्र, ईमानदारी, स्व अनुशासन, कर्तव्य परायणता का अभाव आने लगता है। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही थी। आजकल धर्म पर बहुत चर्चा होती है ना। भारत सेकुलर है, यह धर्म का आधार था। धर्म का आधार ही वो था। हमारे समाज जीवन से जैसे जैसे धर्म दूर होता चला गया, दुनिया भर की बुराइयां उसमें आती चली गई। यह धर्म ही था जो मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकता था। उसमें यह विचार डालता था, यदि आपने किसी वस्तु में कोई ऐसी वस्तु मिला दी जिससे उसको खाने वाले, उसका उपभोग करने वाले ग्राहक को नुकसान होगा, तो तुझे पाप लगेगा, तेरा परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। यह धर्म बताता था। कहीं लिखा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है। लेकिन चूंकि मनुष्य धर्माधिष्ठित था, धर्म को मानता था, इसलिए वो इन बातों को भी मानता था, ऐसा आचरण करता था। धर्म के विमुख जाने से राष्ट्र जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। बहुत गलत बात करते हैं, अधूरी बात करते हैं, अज्ञानता की बात करते हैं, पाप की बात करते हैं, जो धर्म को सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन से विमुख करने की बात करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है भाई, भारत का 1-2 वर्षों का नहीं, हजारों वर्षों का इतिहास है। और यह धर्म का ही आधार था कि इतने आक्रमण और इतने अत्याचार झेलने के बाद आज भी हिंदू धर्म सशक्त रूप में खड़ा है।
लेखक, ये सिर्फ भारत की कल्पना नहीं है, पश्चिम में भी लोग इस बात को समझने लगे हैं। अमेरिकी लेखक W.S. बोएटिन्स्की का मानना है, इन स्थितियों में आज की जो परिस्थितियां हैं, उपभोगवाद जिस तरह से बाजार पर कब्जा जमाता जा रहा है, इन स्थितियों में अमेरिकी लेखक W.S. बोएटिन्स्की का कहना है कि इन स्थितियों में यदि रातों रात मिशिगन, ओहियो तथा पेनसिल्वानिया के सभी उद्योगों को भारत में स्थानांतरित करना संभव हो, कि वहां के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं सबको उठा करके आप लाइए एक रात में और भारत में लगा दीजिए, यदि ये पॉसिबल हो तो भी लोगों के व्यवहार में बदलाव लाए बिना 2 दशकों के बाद भी देश उतना ही गरीब रहेगा जितना आज है। निदान वहां नहीं है जहां पर हम ढूंढ रहे हैं, रोग की जड़ में ये है। इसीलिए मैंने कहा कि ग्राहक आंदोलन का मूल मंत्र यह है कि संयमित उपभोग के रास्ते पर चला जाए, ग्राहकों को यह बताया जाए, ग्राहकों को यह समझाया जाए कि उनके और आने वाली उनकी पीढ़ियों के लिए यही एक कल्याणकारी मार्ग है। देखिए, पंडित जी ने एक अर्थायाम का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ होता है कि अर्थ का अभाव भी ना हो और अर्थ का प्रभाव भी ना हो। हमारे चिंतन में, भारतीय चिंतन में, भारतीय संस्कृति में हर चीज की व्यवस्था है, विस्तृत व्यवस्था है। अर्थ का अभाव भी बुरा है, अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। अर्थ के अभाव का मैंने इससे पिछले भाग में बताया था। तो अर्थ के अभाव और प्रभाव से समाज जीवन को मुक्त रखकर समाज में संपत्ति संबंधी संतुलन व्यवस्था को बनाने को, अभाव और प्रभाव दोनों ही नहीं रहने चाहिए, एक संतुलित व्यवस्था बननी चाहिए। इसको भारतीय संस्कृति में अर्थायाम कहा गया है, संक्षेप में यदि कहें। जीवन में अर्थ के संबंध में भारतीय संस्कृति में स्पष्ट चिंतन है, स्पष्ट धारणा है। अर्थ का उत्पादन, वितरण, स्वामित्व व भोग विषयी संतुलित व्यवस्था अर्थायाम के प्रमुख अंग हैं। यानी ये सब चीजें उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उत्पादन, वितरण, स्वामित्व और भोग की संतुलित व्यवस्था। अतः अर्थायाम का विचार करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। हमने भी भाग 1, भाग 2, भाग 3 और अब भाग 3 में इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दीनदयाल जी ने आगे कहा है, जिस प्रकार प्राणायाम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार अर्थायाम देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए उपयोगी है। यानी हमारे समाज जीवन में अर्थ का अभाव भी ना हो, अर्थ का प्रभाव भी ना हो। पश्चिमी विचार के चक्कर में, बाजारवाद के चक्कर में ये जो हम अर्थ का प्रभाव दिखाने यानी उपभोगवाद के चक्कर में फंसते जा रहे हैं, इससे अलग निकलने की, अलग हटने की, संयमित उपभोग करने की हमारे समाज जीवन की आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात बहुत की जाती है। अब आर्थिक स्वतंत्रता के अनुसार इसका अर्थ क्या होता है, लोग इसका तात्पर्य क्या लेते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता, इसके अनुसार उत्पादन और उपभोग की स्वतंत्रता हमको मिले, यही कहा जाता है। साम्यवादी व्यवस्था में, जो कम्युनिज्म है, उसमें ना तो उत्पादक और ना ही उपभोग की व्यवस्थाएं स्वतंत्र होती हैं, उसमें सब कुछ सरकार तय करती है। उसमें आर्थिक स्वतंत्रता जैसी साम्यवाद में कोई चीज नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के अधिकार के साथ ही सामाजिक मर्यादा के अनुरूप उपभोग की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। उपभोग की स्वतंत्रता मिले
लेकिन उस पर सामाजिक मर्यादाओं का अंकुश हो। यदि कोई व्यक्ति उत्पादन न कर सकता हो, शासन उसे काम नहीं दे सकता हो, उसकी भी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं, ग्राहक पंचायत आर्थिक लोकतंत्र की बात करती है। लोकतंत्र लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये सब बातें बहुत सुनने को मिलती है, नेता लोग यही चिल्लाते रहते हैं। लेकिन आर्थिक लोकतंत्र न तो भारत में आया है, न विश्व के किसी भी अन्य आर्थिक संपन्न राष्ट्र में आया है। विश्व को आवश्यकता राजनीतिक लोकतंत्र की तरह ही आर्थिक लोकतंत्र की भी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अनलिमिटेड, असीमित उत्पादन करते जाइए। लेकिन इस प्रकार के विचार एक तरफा एकांगी भी हैं और समाज व विश्व के लिए हानिकारक भी हैं। किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए कि एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। मुझे स्वतंत्रता है तो मेरे साथ जो भाई साहब हैं, इनको भी तो स्वतंत्रता है। अगर मेरी स्वतंत्रता इनकी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाती है तो ऐसी स्वतंत्रता का क्या अर्थ? इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न बने। किसी एक की असीमित उत्पादन की स्वतंत्रता, इकोनॉमिक ओपननेस, इकोनॉमिक फ्रीडम हमारे देश में भी 1990 में अपने मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। उत्पादन जितना करना है करिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक की असीम उत्पादन की स्वतंत्रता के कारण दूसरे की थाली की रोटी नहीं छीननी चाहिए। शक्तियों का केंद्रीकरण करने में यह होता है और इस ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है। ग्राहक पंचायत बार बार विश्व के राजनेताओं का ध्यान इस तरफ आकर्षित करती है, लगातार कर रही है कि आर्थिक संसाधन, आर्थिक धन सिमट कर कुछ लोगों के हाथों में बड़ी तेजी के साथ आते जा रहे हैं, जिसके कारण दुनिया में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मित्रों, इसका ध्यान रखा जाना और ये सब नियंत्रित, इसका ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। और ये सब नियंत्रित करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, संयमित उपभोग। कोई भी अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था का उद्देश्य असीम भोग नहीं होता है, संयमित उपभोग होना चाहिए। अगर हमको अर्थव्यवस्था को कल्याणकारी बनानी है तो उसमें यह एक तत्व भी आवश्यक रूप से जोड़ना होगा कि संयमित उपभोग आवश्यक है। मार्शल केन्स महान अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके साथ साथ प्रोफेसर पिगू, ये सब लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं, उपभोग, संयमित उपभोग का समर्थन करते हैं। भारत का विचार ये मूल रूप से रहा है, लेकिन इस बात को पश्चिमी विद्वान भी मानने लगे हैं। अपने लेख समाजवाद या पूंजीवाद में वो लिखते हैं, कई बार मुझे लगता है जीवन में जिन लोगों को अवसर प्राप्त हैं उन्हें अपने को गरीबों का न्यासी मानना चाहिए। मार्शल केन्स और प्रोफेसर पिगू। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यही है
कि संपन्न लोगों को अपनी संपत्ति, अपने को गरीबों का न्यासी यानी ट्रस्टी मानना चाहिए। उत्पादन तथा उपभोग के बीच देश हित का ध्यान रखना आवश्यक है। कितना इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस समुचित है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से अबाध रूप से सामान मंगाए जा रहे हैं ताकि हम असीमित उपभोग कर सकें। इसलिए उत्पादन तथा उपभोग के बीच देश हित का ध्यान रखना आवश्यक है। संयमित उपभोग की नीति पर चलकर ही देश आत्मनिर्भर बन सकता है। आजकल बात हो गई है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। देश आत्मनिर्भर बने, पहले था भाई, हमारे गांव छोटी छोटी स्वतंत्र आर्थिक इकाइयां होती थी। और अगर देश को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना है तो संयमित उपभोग की आदत यहां के ग्राहकों को हमें डालनी पड़ेगी। डॉक्टर शुमाकर लिखते हैं कि बात उस समय अधिक गंभीर हो जाती है जब गरीब देश धनी देशों के उत्पादन व उपभोग के चक्र में फंसकर उनका आश्रय लेने लगते हैं। दुनिया के तमाम गरीब देश, तमाम विकासशील देश इसका उदाहरण है। अभी भी हम उदाहरण देते हैं ना कि पाकिस्तान चीन के चक्कर में फंस गया। क्यों फंस गया? उपभोग, संयमित उपभोग है नहीं, चीन से आर्थिक मदद। इसलिए उत्पादन तथा उपभोग के बीच देश हित का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में उसने देखा, उसको जो निष्कर्ष मिला वो निष्कर्ष ये था कि सादे रहन सहन, ऊंचे विचार, चिंतन तथा मनन के लिए अवसर, जीवन मूल्यों की गिरावट का प्रतिरोध आदि अनेकों कारणों से अमेरिकी जनता का झुकाव संयमित उपभोग की विचारधारा की तरफ बढ़ गया है। यानी अमेरिकन्स भी संयमित उपभोग की बात को स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सादे रहन सहन, ऊंचे विचार, चिंतन तथा मनन के लिए संयमित उपभोग करने वाले जीवन में अधिक अवसर मिलते हैं। और उपभोग के पीछे जाने से जीवन मूल्यों की गिरावट आने लगती है। पंडित दीनदयाल जी ने भी इसके संबंध में कहा है, उपभोग पर संयम की कल्पना न होने से मनुष्य को अधिकाधिक वस्तुएं प्राप्त कर भी सुख और संतोष नहीं मिलता है। आप अगर वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग के पीछे भागेंगे तो भी आपको संतोष या सुख नहीं मिलेगा। भोग पर संयम से ही सुख मिलता है। अगर आपकी 100 रुपए की आय है, इनकम 100 रुपए है और 125 रुपए के आपके खर्च हैं, तो आपके हिस्से में 25 रुपए का दुख ही मिलेगा। पंडित दीनदयाल जी ने कहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। और सही बात है ना, अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपकी आवश्यकता 125 रुपए की है तो 25 रुपए का दुख ही आपके हाथ में आने वाला है। और सपोज आपकी आय बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, जीएनपी बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई और आपकी आय 150 रुपए की हो गई, लेकिन उसके साथ ही खर्च 200 रुपए का हो गया, उसके साथ ही
आय तो आपकी 100 रुपए से 150 रुपए हो गई, 50% वृद्धि हो गई, लेकिन उसके साथ ही आपकी आवश्यकताएं 200 रुपए की हो गई, तो आपके हिस्से 50 रुपए का दुख आएगा। यानी आप जैसे जैसे भोग की तरफ, अधिक उपभोग की तरफ प्रवृत्त होते जाते हैं, आपका जीवन अधिक दुखी होता जाता है। जीवन को सुखी बनाने का एकमात्र मंत्र, उपाय संयमित उपभोग ही है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यदि ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता इस मंत्र को, इस बात को आम ग्राहक को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, तो सभी आर्थिक शक्तियां उसकी जेब में होंगी। उत्पादन वही होगा, उतना ही होगा जो ग्राहक चाहेगा। बाजार उन्हीं शर्तों के अनुरूप काम करेंगे जिन शर्तों पर ग्राहक बाजार से चलने के लिए कहेगा। संयमित उपभोग इसलिए सफल ग्राहक आंदोलन, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय उन्नति की महत्वपूर्ण कुंजी है। इस बात को हमें गांठ बांधकर रख लेना चाहिए। बस मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा। मैंने जो कुछ भी बताया है, उत्पादन में वृद्धि, समान वितरण व संयमित उपभोग के विषय में, इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करें, नई नई कल्पनाएं इसमें सम्मिलित करें, नए नए विचार, नए नए एंगल, नए नए दृष्टिकोणों से मेरी बात को देखें, इसमें संशोधन करें, जो समाज और राष्ट्र के लिए उपयुक्त हो, उन बातों को सामने लाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय ग्राहक, जय भारत, नमस्कार।